हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बीइंग्स। तो आज हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 10 तक मेंटेनेंस जो था लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हम अभी तक 500 प्लस एमसीक्यूज करा चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर। अभी हम लोग का बीएनएसएस का सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी 10 चैप्टर करा दिया है। सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं, जो भी दिया हुआ था वो सारा, ठीक ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर करने जाएंगे बीएनएसएस का, वो होगा चैप्टर 11। और भाई देखो, बहुत मेहनत लगता है बनाने में या टाइम देना। मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ लगना चाहिए कि सामने से भी हो रहा है। तो प्लीज़ जब भी वीडियो देखो लाइक कमेंट प्लीज़ कर दिया करो एटलीस्ट। और अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर कर दो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके इसका। कुछ लोगों के पास जैसे बुक नहीं होता है, अपडेटेड बुक नहीं होता है, तो वो उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। अब फिर बुक खरीदने जाएंगे ये वो। यहाँ से भी तुम अगर कर लोगे तो आई थिंक ऑलमोस्ट, अगर रिवीजन कर लिए हो 2-3 बार यहीं से, तो तुम्हारा हो जाएगा सारा क्लियर, ठीक ना। अब मेन कमांड तो सब कुछ देखो भाई, प्रीलिम्स में बेयर एक्ट में ही होता है। तो ये वीडियो भी देख रहे हो तो हमेशा बेयर एक्ट अपने सामने रखना। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, बिना बेयर एक्ट के अगर देख रहे हो वीडियो तो कोई मतलब नहीं है देखने का, मत ही देखो इससे अच्छा। इसीलिए बेयर एक्ट हमेशा सामने खोलना, क्योंकि क्वेश्चन जो बन रहा है वो बेयर एक्ट से ही बन रहा है। तो तुमको ध्यान रखना है कि बेयर एक्ट में किस पार्ट से बना रहा है वो क्वेश्चन। तब तुम जब वापस रिवीजन करने जाओगे तुम्हारा ध्यान वहीं पे रहेगा कि देखो यहाँ से क्वेश्चन एक बना था, तो ये पार्ट तो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 11 का जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रंक्विलिटी पे है, इसका 148 से 167, इसमें 40 प्लस एमसीक्यूज दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे इसमें। अभी इसको हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, विच चैप्टर ऑफ बीएनएसएस डील्स विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है किस चैप्टर में दिया है, तो चैप्टर 11 में तुम्हारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। असेंबली का डिस्पर्सल करोगे बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स किस में दिया हुआ है, 148 में दिया हुआ है, ठीक ना। बेयर एक्ट में मार्क करते चलोगे, ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। और इसमें जैसे फोर्स में, जैसे तो पहले पुलिस ऑफिसर यूज़ करेगा अपना फोर्स, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस को यूज़ कर सकता है, ठीक ना। या मान लो अगर पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या यूज़ करेगा, किसी भी और पर्सन से बोल सकता है कि भाई इसमें हेल्प करो, और उनको हेल्प करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो ये भी एक ऑफेंस बनता है बीएनएस में, ठीक ना। जो तुम्हारा आईपीसी है उसमें एक ऑफेंस बन जाएगा ये, ठीक ना, जो अभी बीएनएस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर डिस्पर्सल, ये 148 में है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। Amongst the following who is not competent to use civil force for dispersal of assembly under 148, कौन कौन इसमें से नहीं है। देखो इसमें क्या क्या दिया है, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिया था, बेयर एक्ट में देखते रहना, या ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दिया हुआ है दूसरा वाला, और 3 है तुम्हारा एनी पुलिस ऑफिसर। जब ये दोनों नहीं रहेंगे, जब ऑफिसर इंचार्ज नहीं रहेगा, तब किसके पास आ जाता है, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक ना। उसका एटलीस्ट उससे ऊपर रैंकिंग होना चाहिए। जब ऑफिसर इंचार्ज नहीं है तब, अगर वो है तब ये नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो ये देखो, ये मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से। किसके पास पावर है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास है। अब वो नहीं रहा तो एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ये 3 में आ जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है। लॉजिकली देखो तो ये एग्जीक्यूटिव का काम है, दंगा फसाद हुआ तो आना वहाँ पे, तो एग्जीक्यूटिव का काम है हटाना या मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर, उसमें ये जुडिशरी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अंडर सेक्शन 148 BNSS, if unlawful assembly does not disperse or conduct itself in such manner as to show a determination not to disperse, the executive magistrate or police officer may proceed to disperse such assembly by force or may take assistance of। किसका लेगा असिस्टेंस, यही है तुम्हारा बी वाला, एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। किसी का भी असिस्टेंट ले सकता है तुम्हारा।
assistance of any person not being an officer or member of armed forces and acting as such for the purpose of dispersing, ये किसी का भी हेल्प लिया जा सकता है इसमें, ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्स ही होगा या पुलिस ऑफिसर ही होना चाहिए, किसी भी नॉर्मल आदमी का भी हेल्प लिया जा सकता है। तो जो युवा नेता टाइप उधर हैं, नेतागिरी में है, वही सबको पकड़ा जाता है कि भाई मदद कर दो, हटाओ इन लोग को, समझाओ कि हट जाए यहाँ से, तो वही लोग फिर अपना मैनेजमेंट करते हैं पूरा। ये तुम्हारा कहाँ पे दिया है, सेक्शन 148 के सब क्लास 2 में देख सकते हो, वो टर्म यूज हुआ है तुम्हारा 3/4 लाइन में जाओगे, असिस्टेंस ऑफ एनी पर्सन वहीं पे दिया हुआ है, उसको अंडरलाइन कर लेना पेयर एक्ट में, याद रहेगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Under which one of the following section of BNSS armed force can be used to disperse public security? आर्म फोर्स का कब यूज़ करेंगे, तो जब भाई नॉर्मल पुलिस से नहीं हटा तो 149 में आर्म फोर्सेस का यूज़ किया जाता है, ठीक ना। अब इसमें क्या होगा, तो डीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथराइज बाई, हाँ, या डीएम आएंगे या डीएम किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऑथराइज़ किया है तो वो उसके ऑर्डर पे ही होगा ये लोग का डिप्लॉयमेंट। वहाँ पे भी नहीं कि अपने कमांडिंग ऑफिसर के अंडर ये लोग रहेंगे, यहाँ पे डीएम या जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डीएम डायरेक्ट किया है वो ही लोग देखेंगे। तो कभी कभी देखते हो, जैसे मान लेते हैं पटना में ही प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, पटना में ही प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन पटना के कोई आउटसाइड एरिया में हुआ है, लेट्स सपोज सगुना मोड़ के पास हुआ, दानापुर के साइड हो गया, तो क्या किया जाएगा, पटना का जो डीएम होगा ना, कोई अपने एसडीएम को डायरेक्ट कर देगा जाके वहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो वहाँ एसडीएम को देखोगे कि जाके वहाँ पे लोगों से बात करते रहेगा, तो वहाँ पे वही अब जो लोकल लीडर वहाँ का कर रहा होगा वो बोलेगा डीएम क्यों नहीं आया, तुम कौन आ गए बात करने के लिए, तुम भी डीएम को बुलाओ, या डीएम तो एसडीएम को भेजा है बात करने के लिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो भी, तो उसको भेज दिया बात करने के लिए, तो यही होता है। तो रैंकिंग अब ऐसे तुम समझ सकते हो, ठीक है ना। डीएम खुद नहीं टाइम है उसके पास, और भी काम है, तो वो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम जो होते हैं या एडीएम होते हैं उनको भेज दिया जाएगा, जाओ देखो काम क्या करना है। तो जो भी नया नया ट्रेनिंग होते हैं आईएएस में, उन लोग को इस समय खूब भेजा जाता है कि जाके समझो पब्लिक को कैसे मैनेज किया जाता है, तो सब जाके देखिएगा, नया नया ही लड़का रहेगा, नया नया ही ऑफिसर्स रहते हैं, वो लोग आके अपना समझते हैं, उन लोगों को कुछ पता नहीं है कैसे क्या करना है वहाँ पे, उन लोग को बस एक्सपेरिमेंट के लिए डाल दिया गया है कि जाओ आप संभालो। तो उस डीएम को भी कोई उसका सीनियर भेजा होगा तो वो भी ऐसे ही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। अंडर सेक्शन 149 विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज एम्पावर्ड टू सीक असिस्टेंस ऑफ आर्म फोर्सेस फॉर डिस्पर्सल ऑफ, अब इसमें कौन कौन, यही क्वेश्चन है तुम्हारा, देख सकते हो 149 का सब क्लॉज 1 में ही तुम्हारा दे दिया गया है, इसमें भी है वही डीएम और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय हिम, ठीक है, बेयर एक्ट में मार्क कर लेना, याद रहेगा कि यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, अंडर सेक्शन 150 इफ द पब्लिक सिक्योरिटी इज मैनिफेस्टली endangered by unlawful assembly and no executive magistrate can be contacted, बात नहीं कर सकते, who among the following can order to disperse such assembly, ठीक ना, कौन इसमें से कर देगा, तो इसमें देखो 150 में तुम्हारा पहले ही लाइन में दे दिया गया है कि अगर नहीं कर सकते हो तो जो कमांडिंग ऑफिसर होता है ना, कमीशन ऑफिसर या गेजेटेड ऑफिसर उस आर्म फोर्सेस का, वही हैंडल कर लेगा उसको। तो जो दानापुर वाला एरिया है पटना में देखोगे तो दानापुर का एक एरिया है, वहाँ कैंटोनमेंट है, ठीक ना, वो आर्मी के अंडर आता है, तो वहाँ पे ये सब दंगा फसाद होगा या कोई भी क्राइम होता है तो वो लोग कुछ बताते भी नहीं हैं, सीधा उठा के वो लेके चला जाएगा। अब आप विधायक हैं कि क्या है मैटर ही नहीं करता है, अब विधायक का बेटा है, उधर आप स्पीडिंग किए, आपको बाइक चलाए स्पोर्ट बाइक, ये सब स्पीड में पूरा, तुरंत पकड़ेगा सीधा अपने पास लेके चला जाएगा। अब बाद में बता दिया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये आदमी को अरेस्ट किया गया है, पकड़ के रखा गया है। तो आर्मी उर्मी के सामने हीरोबाजी नहीं, वहाँ पे उन लोगों के पास सीधा अथॉरिटी होता है, क्या करेगा ये गेजेटेड ऑफिसर या कमांडिंग ऑफिसर उसका सीधा उठवा लेगा, अपने पास ले जाके रख लेगा इसी के अंडर, अब बोल देगा क्या कि हम कांटेक्ट ही नहीं कर पाए वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, मेरे पास कांटेक्ट नहीं था या हम ट्राई किए कांटेक्ट करने का, कांटेक्ट ही नहीं हो पाया तो हम लेके चले गए इनको, तो कभी उस सबके सामने हीरोबाजी नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8, विच अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस में बी ऑर्डर,
हाँ, जैसे न्यूसेंस वाला बात आ जाता है। न्यूसेंस मतलब क्या हुआ, जैसे तुम कुछ भी रखे हो डेंजरस चीज़, या तुम किसी को प्रॉब्लम कॉज कर रहे हो, तो उसका ऑर्डर पास किया जाता है। उसमें सो कॉज नोटिस आपको पहले दिया जाएगा कि भाई आप हटा लीजिए इसको, ठीक ना। यही सब होता है उसमें। जो पूरा सीक्वेंस पढ़ोगे बेयर एक्ट में ही दे दिया गया है, तो ध्यान से तुम समझ सकते हो। इसमें क्या पूछ रहा है, BNSS कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ नोशन किस में है तुम्हारा, ये 152 में दिया है, ठीक ना। इसमें चले जाओगे, इसका जो सेक्शन पार्ट बी है इसी में दे दिया है। पब्लिक न्यूसेंस टॉपिक ही है, उसी के अंडर ये तुम्हारा पहला ही सेक्शन आ जाता है 152, तो वहाँ से तुम अपना कवर कर सकते हो। बेयर एक्ट में मार्क कर लेना। अब उसमें डिफाइन किया गया है कि क्या क्या चीज़ मतलब आ जाएगा न्यूसेंस के अंडर। टोटल तुम्हारा 6 चीज़ दिया है जिसमें न्यूसेंस को काउंट किया जाता है, तो वहाँ से तुम कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस 152 में भी पास। भाई अब इसमें कौन पास करेगा, तो इसमें देखो पास करते हैं कौन कौन। एक हो जाएगा DM, एक SDM, और एक हो जाएगा EM एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। DM SDM एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यही लोग करते हैं, ठीक ना। इन्हीं के पास पावर है। इसमें D हो जाएगा ऑल। 10 पे आ जाओ। हु इज़ ऑथराइज फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, इसमें से कौन ऑथराइज है पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए। C होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 11 फॉर इन्वोकिंग 152 BNSS वेयर शुड with the convenience or invasion on public place, public right, public place, private person, all of these किसमें होगा, पब्लिक प्लेस में होना चाहिए, ठीक है। इसी में यही टर्म यूज किया गया, तो पब्लिक राइट से कंफ्यूज मत हो जाए। पब्लिक राइट तब जब डैमेज होगा जब पब्लिक प्लेस पे कुछ इंक्रोचमेंट हो रहा है, या उसमें तुम रोड पे लगा दिए, अब सोने के लिए रोड पे लगा दिए टेंट, अब वहाँ पर टेस्ट होगा, तुम वहाँ पे पब्लिक को इनकन्वीनियंस कॉज कर रहे हो पब्लिक प्लेस पे। तो पहले तो तुम पब्लिक प्लेस पे इंक्रोचमेंट किए, या हाँ या गलत तरीके से बैठे हो, तो अब उनका राइट वायलेट हो रहा है, तो राइट तो बाद में आएगा ना, पहले तो पब्लिक प्लेस वाला पार्ट आ जाएगा। अब बेयर एक्ट का लैंग्वेज भी पब्लिक प्लेस ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेस या प्राइवेट पर्सन पे अगर मान लो किसी का हो रहा है, तो वो किसके अंडर, कौन लॉ के अंडर जाता है, ये लोग जाते हैं टॉट के अंडर, ठीक ना, कि कंपनसेशन बस मिलेगा इन लोग को। तो जैसे तुम्हारा ट्रेसपास जो होता है किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास होता है, वो भी तो प्राइवेट पर्सन का प्रॉपर्टी पे राइट है, उसका भी राइट वायलेशन हुआ। तुम उसी के ज़मीन पर मान लो टेंट लगा के प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, तो वहाँ पे ट्रेसपास हो सकता है। प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास हो रहा है, तो वो कंपनसेशन के लिए जा सकता है कोर्ट में। इंडिया में उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, लेकिन जैसे फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो ये सब बहुत सीरियसली है। जैसे USA में तो प्रॉपर्टी राइट्स इतना है कि अगर आपके प्रॉपर्टी में कोई आया तो आप वार्निंग दे सकते हैं उसको हटने के लिए, अगर वो नहीं हटा तो आप उसके अगेंस्ट वेपन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक ना। एकदम राइट है आपका, राइट टू प्रॉपर्टी का, मार भी सकते हो किसी को। क्वेश्चन नंबर 12, मार्क द करेक्ट आंसर। कंडीशनल ऑर्डर पास बाय मजिस्ट्रेट अंडर 152 BNSS कैन नॉट बी चैलेंज इन सिविल कोर्ट, दिस स्टेटमेंट इज, ये सही है कि नहीं, चैलेंज नहीं होता, ये दे दिया गया है बेयर एक्ट में ही, इसको आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। इसका सब क्लॉज 2 जाओगे देखेगा 152 का सब क्लॉज 2, 152 का सब क्लॉज 2 उसी में मेंशन्ड है बेयर एक्ट में, एकदम मार्क कर लेना। ये कभी भी सिविल कोर्ट में ये नहीं कि ऑर्डर पास हुआ आपके अगेंस्ट की न्यूसेंस कर रहा था तो आप जाके इसको सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है, गलत है, नहीं होगा चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच सेक्शन BNSS ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SDM में प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, किसके अंडर रोकेगा इन्वायरमेंटल, 152 में ही जाता है, ठीक है ना। फैक्ट्री से डिस्चार्ज कर रहा है गलत सलत वो इसी के अंडर ऑर्डर निकलता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 114 पे आ जाओ। इफ़ ए पर्सन अगेंस्ट whom an order under section 152 is made appears and so cause against the order magistrate shall, क्या करेगा। अब जैसे मान लो सो कॉज जिसको इशू किया जो न्यूसेंस कर रहा था,
उसके अगेंस्ट शो कॉज की है, तो भाई वो भी आगे अपना देगा कि नहीं न्यूसेंस नहीं हो रहा था, ठीक है, या यहाँ पे मेरा राइट है, या जो भी है ज़मीन वगैरह विवाद जब होता है ना उसी में आ जाता है, ठीक है ना। कोई बिल्डिंग बना रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो मान लो आके बोलेगा कि ले सपोज कोई अपना बिल्डिंग बना रहा था, बगल वाला बोला कि इसका बिल्डिंग के जल्दी जो खुदाई हुआ है ज़मीन नीचे, उसमें अगर ये मेरा बगल में बिल्डिंग बना हुआ है, ये नीचे खोदा है इतना, इसमें मेरा बिल्डिंग गिर सकता है, ज़्यादा चांस है कि ये मेरा बिल्डिंग भी डूब सकता है। तो यहाँ पे वो न्यूसेंस के लिए डीएम के पास एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं और जिसके चलते मेरा लॉस हो जाएगा, तो ये आएगा, अगल बगल भी बिल्डिंग्स होंगे, ये खोद दिया इतना, इसमें गिरने का चांस है ना, ठीक है ना। तो इसके लिए अब डीएम क्या करेगा, उसको न्यूसेंस कंडीशनल ऑर्डर शो कॉज करेगा कि देखो तुम इतना खोदे हो, इसमें जो लोग का बिल्डिंग भी गिर सकता है, न्यूसेंस तुम कॉज कर रहे हो। तब ये आके अपना शो कॉज देंगे, ये आके अपना रिप्लाई देंगे कि नहीं ये बस थोड़े टाइम के लिए ही है, हम जल्दी से जल्दी इसको भर के अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे वहाँ पे। ये वाला यही काम होता है, ठीक ना। ऐसे ही होता है न्यूसेंस पे काम। ऐसे ही मान लो कोई ट्रीटमेंट प्लान बना रहा है, कोई ऐसा कुछ ऐसा ही मतलब चीज़ कर रहा है जिससे लोगों को अगल बगल प्रॉब्लम हो जाएगा, वही न्यूसेंस में आ जाएगा, ठीक है ना। अब चाहे कोई चक्की मिल ही चला रहा है, वो कॉलोनी है अच्छा खासा रहने का, उसी में वो चक्की चलाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब उसके चलते आवाज़ हो रहा है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे भी हो जाएगा ये, वो सब चीज़ में हो गया। या पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ ऐसा तुम फैक्ट्री लगा दिए बीच घर में जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। लिए तुम प्रॉपर्टी रहने के लिए, अब वहाँ पे फैक्ट्री शुरू कर दी, वो सब नहीं होता है, उसका अप्रूवल अलग होता है, सब कुछ प्रोसेस अलग होता है, तो वहीं पे तुम्हारा इशू हो जाएगा ये कंडीशनल ऑर्डर 152 का। अब वो जब अपीयर होंगे, मान लो अपना रिप्लाई में आएंगे देने के लिए, तो वही अपना एविडेंस देगा, ठीक है ना। वो अपना एविडेंस देगा कि देखिए हम ये सब नहीं किए हैं, मेरा कोई भी करने का इंटेंशन नहीं है, ये टेम्प्रेरी है, मैं जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा, ठीक है। यही आश्वासन देते हैं, या एविडेंस देगा कि ये जो कर रहे हैं इसमें कोई वायलेशन ऐसा नहीं हो रहा है जिससे इन लोग का पब्लिक राइट वायलेट हो रहा है। अब इसमें जो एविडेंस लिया जाएगा ना, किस प्रोसेस किस केस के जैसा लिया जाएगा, जैसे समन केस में लिया जाता है उसी जैसा समन केस में इसको ट्राई किया जाएगा, उसी के जैसा इसको एविडेंस लिया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। पर्सन टू होम सो कॉज अंडर 154 इज एड्रेस सेल। पहला है तो अपीयर फिजिकली एंड सो कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर, जिसके अगेंस्ट हुआ है वो अपीयर होंगे फिजिकली, सो कॉज करेंगे। दूसरा, सच अपीयरेंस और हियरिंग कैन बी परमिटेड थ्रू ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो से भी आ सकता है जो पहले नहीं था। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोबेबली थ्रू मोबाइल फ़ोन, तो ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर which section provides for penalty for failure to comply with 154 BNSS। ये 155 में दिया हुआ है, ठीक ना। ये बियर एक्ट से क्वेश्चन है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखना है तो देख सकते हो। इसमें एक जो 155 में दिया है ना कि अगर जो पेनल्टी नहीं देते हैं वो किस एक्ट के, ही शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी स्पेसिफाइड इन बिहाफ ऑफ सेक्शन 223 एंड ऑर्डर शैल बी मेड एब्सोल्यूट, ठीक है। तो जैसे ये पेनल्टी जो लग रहा है ये 223 BNSS के अंडर लगाया जा रहा है, तो बियर एक्ट में ही पढ़ोगे तो मिल जाएगा तुमको, ठीक है ना। 155 में दिया हुआ है। जैसे ये दूसरा वाला ही क्वेश्चन आ गया ना, अंडर 155 BNSS द पर्सन अगेंस्ट whom an order is made under 154 does not perform or does not appear shall be liable for penalty specified in the which section of BNSS 223 में होता है। 223 का क्या है तुम्हारा हेडिंग, 223 का हेडिंग है प्रोक्लेमेशन, जो ऑर्डर पास हुआ है कोई भी पब्लिक सर्वेंट द्वारा, अगर उसको आप नहीं मानते हैं तो वही 223 में पेनल्टी लगाया जाता है, आप पे वही वाला प्रोविज़न है ये, ठीक ना। 17 देख लीजिए वन कैसे क्वेश्चन बना। तो डायरेक्ट में जैसे एक लाइन दिया है तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया है इसमें से, और तुमको भी लग रहा होगा कि इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं। 18 विच सेक्शन प्रोवाइड द प्रोसीजर वेयर पर्सन अगेंस्ट whom order is made under section 152 appear to show cause। प्रोसीजर कहाँ पे दिया है, A 157 में दिया है।
प्रोसीजर वेयर पर्सन अगेंस्ट होम ऑर्डर इज मेड अंडर 152 अपीयर्स टू सो फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक चीज़ नया जो ऐड हुआ है, न्यू जो ऐड हुआ है इसमें 90 डेज़ का, ठीक है ना। 90 डेज़ का टाइम दिया जाएगा पहले, उसके बाद उसको एक्सटेंड करके 20 दिन 120 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अंडर जो प्रोसीडिंग चलेगा ना 152 वाला, 152 का जो प्रोसीडिंग चलेगा वो 90 डेज़ में ख़त्म कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 120 तक एक्सटेंड किया जा सकता है अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, और उसका रीज़न आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसको पहले ये क्या होता था, ये प्रोसीजर टाइम बाउंड नहीं था। जैसे ज़मीन वगैरह का विवाद जो होता था वो सब इसी में आता था। तो ये वाला जो चीज़ था ना, ये टाइम बाउंड नहीं था। अब इसको टाइम बाउंड किया गया है कि लंबा नहीं खींचे प्रॉपर्टी। लंबा खींच जाता था, फिर अब ज़मीन का मैटर टंगा हुआ है, कोर्ट में कब जाएगा। ज़मीन का ही कोई इशू होता है तो पहले सीओ लेवल पे उसको ले जाया जाता है, फिर वो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट, ऐसे बढ़ते बढ़ते डीएम तक जाता है ये मैटर। डीएम का कोर्ट लगेगा, एसडीएम का कोर्ट लगेगा, सीओ से एडीएम में जाएगा, एडीएम के बाद वो डीएम पे आ जाता है। फिर तुम मान लो डीएम से सेटिस्फाई नहीं हो, तब तुम जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर जाओगे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे होता है। कितना साल तुम्हारा निकल जाएगा इसी में। तो क्या है, तुम्हारा जैसे कब्जा वब्जा होता है तो वही सब प्रॉब्लम हो जाता है ना। इतना ना टाइम लग जाएगा तुमको हटवाने में, तुम्हारा मतलब मन करेगा कि बेच ही दो उसी को, इसीलिए कब्जा करता है सब टाइम। उसको पता है लूप होल क्या है लॉ का, लेकिन तुम सब ये सब मत करने लगना कि अब चलो लॉ जान गए तो कमाना शुरू करते हैं इसी से। वो सब काम नहीं करना है। अधर्म का कमाई अधर्म में ही ले जाता है और कुछ नहीं करता है। 19 पे आ जाओ। जिसे पूछे यही बता रहे थे तुमको, अंडर सेक्शन 157 प्रोसीडिंग शैल बी कम्प्लीटेड विद इन, कितने 90 डेज का तुम्हारा लिमिट दे दिया गया है बी। 20 पे आ जाओ। प्रोसीडिंग अंडर 157 कैन बी एक्सटेंडेड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग टू, कितना 120 120 डेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अंडर वाट सेक्शन ऑफ बीएनएसए से मजिस्ट्रेट में और डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन, किसके अंडर डायरेक्ट करेगा लोकल इन्वेस्टिगेशन। ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक ना, ये वाला ध्यान से। लोकल इन्वेस्टिगेशन बहुत बार पूछा भी है पहले, ये 158 में दिया हुआ है लोकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। 22 अंडर व्हाट अप्रोप्रिएट सेक्शन मजिस्ट्रेट में इशू ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। जब तक इंक्वायरी अपना मजिस्ट्रेट कर रहा है तब तक वो इंजंक्शन ऑर्डर कर सकता है। किस सेक्शन में दिया है, ये 161 में तुम्हारा मेंशन है। बेयर एक्ट में मार्क कर लेना सेक्शन नंबर, ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ 23 अंडर सेक्शन 161 बीएनएसए से मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इशू, क्या है 161 और इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे आ जाओ, which section provides the magistrate may prohibit, sections that magistrate may prohibit repetition or continuance of public nuisance, किसमें दिया है 162 में दिया हुआ है, ठीक ना। प्रोहिबिट रेपुटेशन एंड कंटिन्यूएंस, तो मतलब मान लो जैसे एकदम हैबिचुअल आदमी है तो उसको तो मतलब एक जगह से कब्जा हटाओगे दूसरी जगह लगा देगा, उस तरीका का आदमी है भाई। उसके अंदर रेपुटेशन का भी ऑर्डर, कि अगर रेपुटेशन किए तो तुम्हारा एग्रेव तुमको ट्राई किया जाएगा, ठीक है ना। अब आपके अंदर मतलब नॉर्मल प्रोसीडिंग नहीं चलेगा आपके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट जो सीवियर प्रोसीडिंग होगा वो हम लोग फाइल करेंगे, ये उसको वारंट दे के उसको छोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ पावर टू प्रोहिबिट रेपुटेशन कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक। अभी कौन कौन रोक सकता है, तो वही तुम्हारा डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक ना। पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वाला पार्ट नहीं रहता था, पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वाला पार्ट नहीं रहता था, अब ये नया ऐड हो चुका है, ठीक ना। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ, ए मैजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू डील विद अर्जेंट केसेस ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस अंडर, किस में दिया हुआ है, यही तुम्हारा 163 में दिया है। अब ये 163 कौन सा सेक्शन है याद है तुमको,
यही सेक्शन है 144 जो CRPC में था। बोला जाता था कि 144 लग चुका है, नहीं निकलना है, ये नहीं करना है, ज़्यादा लोग को इकट्ठा नहीं होना एक जगह, 4-5 लोग को इकट्ठा नहीं होता। ये 144 सेक्शन है, ठीक ना। वह अब कौन सा सेक्शन हो गया है, 163। जैसे कोरोना वगैरह का समय देखे होगे, ठीक है, तो जो भी DM ऑर्डर निकालता था वो 144 में ही निकाला जाता था, ठीक है, कि जैसे इतने लोग को इकट्ठा नहीं होना है, हॉस्पिटल जा रहे हो तो क्यू लगा के खड़ा होना है, सट के नहीं खड़ा होना है, किसी को भी बात कर रहे हो तो दूर से बात करना है, एक डिस्टेंस इतना मेंटेन करके रखना है, ठीक ना। वही सब चीज़ था, तो वो 144 में था, ठीक ना। अब वही सेक्शन हो गया है 163। अब यही क्वेश्चन पूछा है, मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू डील विद अर्जेंट केसेस ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस, 163 में। 27 पे आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, 163 BNSS इज वाइडर और मोर जनरल सेक्शन देन 164 BNSS, ठीक है। दूसरा, 163 BNSS इज डिस्क्रिशनरी वेयर इज 164 BNSS इज मैंडेटरी। अब दोनों सेक्शन जब पढ़ोगे तब तुमको ये आइडिया लगेगा, ठीक ना, कि क्या बोल रहा है, सही है कि गलत है, ठीक ना। देखो ध्यान से एक बार, दोनों सही है तुम्हारा, ठीक है ना। दोनों पहले पढ़ो क्या है क्या नहीं नेचर इसका। जैसे 163 है तुम्हारा, ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है मजिस्ट्रेट का, ठीक ना। डिस्क्रिशन है क्योंकि टर्म जो यूज हुआ है, तो एनी सच मजिस्ट्रेट में है, ठीक ना, में यूज हुआ है टर्म। और 164 में जाओगे तो टर्म जो यूज हुआ है, ही शैल मेक एन ऑर्डर, ही शैल, यहाँ पे आ गया मैंडेटरी वर्जन है, इनको करना पड़ेगा। अगर 164 क्या है, कोई भी डिस्प्यूट जो लैंड और वाटर से हो रहा है जिसके चलते ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, ठीक ना, तो उस केस में ऑर्डर करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और 163 में जब DM को लगता है कि कोरोना का मतलब प्रभाव ख़त्म हो चुका है, अब जो ऑर्डर पास ज़रूरी नहीं है करना, तो नहीं करेगा। इवन तो कोरोना चल रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में वैसा सिचुएशन नहीं हुआ है अभी, नहीं करेगा वो। जैसे वॉरिंग वाला सिचुएशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो सारा डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी मॉक ड्रिल कराया गया था, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कराया गया जो बॉर्डर पे थे, इधर तो नहीं कराया गया ऑल ओवर इंडिया, कुछ ही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कराया गया ना। तो उस डिस्ट्रिक्ट मान लो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में स्टेट को नहीं लगा कि यहाँ पे ज़रूरी है या हम लोग पे कोई ग्रेव डेंजर आ सकता है, तो वो नहीं कराया वहाँ पे, तो उसका डिस्क्रिप्शन है ना, मे वाला पार्ट है उसका। लेकिन 164 में अगर लग रहा है ज़मीन का विवाद है, हो जाएगा मारपीट एकदम, और उसके चलते लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ पे वो करेंगे ऑर्डर, उनको करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी नेचर है उसका। यही तुम्हारा 164, 160, 163, 164 का डिफरेंस है, जो पहले 144, 145 था, ठीक है ना। ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। 28 पे अब, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में इवन एक्स पार्टे अंडर 163 BNSS if immediate prevention of speedy remedy is desirable. D, on any all or above the grounds। कौन कौन ग्राउंड है? पहला है टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शंस, annoyance or injury to any lawful employed person। दूसरा, to avoid danger to human life, health and safety। Third, to avoid disturbance of public peace and tranquility, riot or affray, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 29। द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर 163 BNSS इज, क्या है, कितना वैलिडिटी होगा इस ऑर्डर का? 2 मंथ्स होता है, ठीक ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कि 144 का पहले ऑर्डर जो होता था कितने मंथ तक जगह पर, बस 2 ही महीने का होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहो, हमको भी कुछ हेल्प लगे कि मतलब सीरियसली लोग ले रहे हैं इस चीज़ को। 30 पे आ जाओ। एन ऑर्डर अंडर 163 BNSS शैल रिमेन इन फोर्स फॉर 2 मंथ्स बट कैन बी एक्सटेंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर नॉट एक्सटेंडेड। जैसे 2 महीना तो रहेगा ही, लेकिन एक्सटेंड करके उसको 6 महीना कर दिया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। जैसे कोरोना वाला में एक्सटेंशन स्टेट गवर्नमेंट किया, यहाँ पे लगा कि अब मतलब ज़्यादा दिन चलेगा ये चीज़। तो
31 हु में ऑर्डर टू प्रिवेंट एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस अंडर 163 BNSS। कौन इसमें कर सकता है? ये तुम्हारा डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। बिहार एक्ट में देखते रहो कहाँ पे दिया है, क्या दिया है, अपना मार्क करते रहो उसको। 32 विच सेक्शन ऑफ BNSS डील्स विद प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रिज, वो 164 में दिया हुआ है, ठीक है। 33 पे आ जाओ। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ 164 BNSS, ठीक ना। ये पहला है टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ पीस। भले लैंड एंड वाटर दिया हुआ है, लैंड एंड वाटर दिया हुआ है भले। अब वाटर वाला डिस्प्यूट क्या होगा, जैसे मान लेते हैं तुम लोग रह रहे हो किसी शहर में, ठीक ना, ठीक है ना। एक कॉलोनी का जो हाइट है, वो कॉलोनी लेट्स सपोज शहर के ऐसे पार्ट में है जो अपर साइड में है, ठीक ना। एक कॉलोनी है जो शहर का थोड़ा सा नीचे पार्ट है, ठीक है। एक नाली है दोनों के बीच में, ठीक है। खूब बारिश हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, इधर वाला नाली क्या होता है, भर जाता है, ये वाला पार्ट ये पूरा भर जाता है और जाम है, तो पानी इधर नहीं आ रहा था। ये लोग थोड़ा ठीक ठाक है। अब क्या करेंगे, इधर वाले जो लोग हैं, इधर वाला जो मान लो नेता टाइप के होंगे, वो ट्राई करेंगे पानी इधर कर दें कि हम लोग बच जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट होगा कि नहीं? वाटर डिस्प्यूट हो जाएगा ना। ऐसे ही मान लो कोई किसी का नहर है, किसी का नहर है, लेट्स सपोज जो कैनल सब होता है, और खेत का सिंचाई करना है। अब वो कैनल जा रहा है, अब पानी मान लो बीच में ही तोड़ के डाइवर्ट कर दिया जाएगा एक पार्टिकुलर मतलब अपना लैंड में, ठीक ना। वही लैंड में सारा पानी यूज हो रहा है। अब आगे जब पानी आ ही नहीं पा रहा है, आगे लोग यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो पानी बर्बाद हुआ। एक तो पहले वो आगे वाला डिस्प्यूट, तो वहाँ पे भी वाटर डिस्प्यूट हो जाएगा। तो ये नेचर का वाटर डिस्प्यूट होता है, और बहुत ज़्यादा सीवियर होता है जब गाँव वगैरह में चले जाओगे, तो ये सब पे लड़ाई भी हो जाएगा अच्छा खासा, कि सारा पानी तुम अपने में डाइवर्ट कर लिया, तब इधर क्या आएगा। तो ये सब के चलते भी लड़ाई झगड़ा होता है। तो वो वाला डिस्प्यूट, लैंड वाला तो ज़मीन वाला जो होता ही है, कि मेरा ज़मीन है, ये कब्जा किए हुए हैं, ये सब डिस्प्यूट हो गया। अब लड़ेगा वो दोनों मान लो, लेकिन अगल बगल लोगों को भी डिस्प्यूट हो जाएगा ना। अब कोई बड़ा क्रिमिनल है, वो कब्जा कर लिया, अब इधर वाला भी जो आदमी था वो भी कब्जा करेगा, तो वो लड़ाई फिर जब गैंग वार शुरू, ब्रेक ऑफ पीस होगा, तो उसी को पहले सल्टाया जाता है, तो वो सल्टाया 164 में जाता है, ठीक है ना। उसका पर्पस क्या होता है, अल्टीमेट पर्पस होता है कि ब्रीच ऑफ पीस नहीं हो जाए लोग के लड़ाई के चक्कर में, अगल बगल के लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इसीलिए कराया जाता है। इसीलिए अब टर्म जो यूज हुआ है, शैल यूज हुआ है, मे नहीं यूज हुआ है, मैंडेटरी है। 34 एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाय। अगर इनमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है, ठीक ना। 35 पे आ जाओ। फॉर पर्पस ऑफ 164 BNSS लैंड और वाटर इंक्लूड, लैंड वाटर में क्या क्या आएगा, बिल्डिंग एंड मार्केट्स आ जाएगा, फिशरीज क्रॉप्स आ जाएगा, अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड, रेंट, प्रॉफिट और एनी सच प्रॉपर्टी। रेंट की भी लड़ाई हो जाएगा। मार्केट प्लेस बना, दो आदमी बनाया, अब उसमें दुकान बट गया कि इतना दुकान आपका, इतना दुकान दुकान, अब लड़ाई इसके लिए भी हो जाएगा ना, कि भाई फ्रंट वाला दुकान तुम क्यों रखोगे, सब हमको भी दो उसमें से। वो बोलेगा कि नहीं देंगे, तो लड़ाई हो जाएगा उसी के लिए, कि कैसे नहीं, मेरा भी आधा इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है, लड़ाई शुरू। तो उसको अगर मान लो 164 में तुम नहीं इंक्लूड किया कि भाई ज़मीन में डिस्प्यूट, लेकिन बीच ऑफ पीस तो उसके चलते भी हो रहा है ना, तो उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। प्रोसीडिंग अंडर 164 BNSS आर इनिशिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन द रिपोर्ट ऑफ विच वर द फॉलोइंग, ठीक है ना। किसके रिपोर्ट पे होता है, तो पुलिस ऑफिसर जो लोकल होगा ना, उसी के रिपोर्ट पे होगा। कुछ होता है नहीं, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी है। 37 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन पुट अ पार्टी इन पोजेशन ऑफ इमीडिएट प्रॉपर्टी, ठीक ना। दूसरा है इफ़ दैट पार्टी इज डिस्पोजेस्ड अनलॉफुली। अब इसमें तुम्हारा जैसे 164 में अगर किसी पार्टी को डिस्पोजेस किया गया है इलीगली, तो उसको पोजेशन दिलाया जाता है। सबसे पहले उसको पोजेशन दिया जाएगा, ठीक ना, अगर उसको इलीगली डिस्पोज किया गया है तो। 38 पे आ जाओ। अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS ए पार्टी कैन अप्रोच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड प्रे फॉर ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अंडर 164।
164 में किसके अंडर जाके वो बोलेगा कि इस प्रोसीडिंग को ख़त्म कर दिया जाए। 164 क्लॉज 5 में दिया है कि ड्रॉप कर सकते हैं प्रोसीडिंग को। यही दो तीन क्वेश्चन बनता है इसमें से, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 39 अंडर सेक्शन 165 सब क्लॉज 1 ऑफ BNSS मैजिस्ट्रेट में अटैच द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट इफ क्या है सी he is unable to satisfy himself as to which of them is possession in of the property of dispute। कौन सा इसमें से पोजेशन में है प्रॉपर्टी का, ठीक ना, ये इसी में दिया है। he is unable to satisfy himself as to which one of them was in possession of subject in dispute, ठीक ना। नेक्स्ट which section deals with dispute concerning right of use of land and water। किस में दिया हुआ है right of use of land and water से रिलेटेड 166 में दिया है। वेयर एक्ट से पूछ रहा है ये सब डायरेक्ट, वहाँ से तुम मैनेज कर सकते हो। मैच फुल फॉलोइंग करना है, नॉट करेक्टली मैच इसमें से कौन सा है। कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस हम लोग पढ़े 152 में दिया है। वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड 156 में दिया है। डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ लैंड यूज एंड वाटर 166 में दिया है। कभी रिसेंटली पढ़े थे ये वाले में। पावर टू यूज ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस डेंजर ये 145 में नहीं दिया है, 163 में दिया है, MD में दिया है यहाँ पर 163 में, जो पहले 144 था, ठीक ना। इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर 11 हम ख़त्म करा दिए BNSS का। इसका भी MCQ हो गया है। और इसके बाद अब चैप्टर 12 जो है वो छोटा में दिया हुआ है, उसको ख़त्म कर देंगे। सीक्वेंस देखो ये बदला है, पहले चैप्टर 12 में हम लोग FIR वगैरह पढ़ते थे, ये चला गया है 113 में, ठीक ना। ये क्यों 13 में चला गया है, क्योंकि जो पहले चैप्टर 7A था वो हो गया है चैप्टर 8, ठीक ना। एक सीक्वेंस बढ़ गया, ठीक ना। अब जाओगे जैसे 21A भी तुम्हारा चेंज हो गया, 22 हो गया है, तो उसके बाद वाले चैप्टर से जब आगे जाओगे तो वहाँ पे 2 से बढ़ जाएगा, यहाँ अभी 1 से बढ़ रहा है, ठीक ना। ऐसे सीक्वेंस अब याद करना पड़ेगा तुमको। प्लीज़ ये लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, और जो भी तुमको लगे कि मतलब चेंजेस करना चाहिए या सही करना चाहिए तो वो प्लीज़ कमेंट में बता दो, या और भी कोई सब्जेक्ट हो जिसको कवर करना है वो भी बता दो। पहले हम BNSS ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि यही है जिसको सब में जिसका सबका माथा ख़राब करता है और सबसे ज़्यादा लेंदी यही है। ये हम पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम जैसे यूपी APO के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो BNSS हम लोग का पहले होगा, ठीक है। उसके बाद BNS पे जाएंगे, उसके बाद BSA पे जाएंगे, ठीक ना। ये तीनों का हम पहले MCQ करा देंगे, और उसमें उसके बाद जो बचेगा आपका पुलिस यूपी पुलिस रेगुलेशन वाला, उसमें बहुत कम ही MCQ है, वो भी करा देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा उसके बाद। तो आई थिंक एग्ज़ाम के पहले तक हम इसको ख़त्म करा ही देंगे। प्लीज़ अगर लाइक सपोर्ट करते रहोगे और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो डालते रहेंगे, जल्दी हम लोग का BNSS ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमको भी लगना चाहिए ना भाई, सपोर्ट कर रहा हो कुछ। ये पूरा हम यूपी APO के पर्सपेक्टिव से ही बता रहे हैं, ठीक है। हम बना भी इसी रहे हैं कि मेरा भी रिवीजन हो रहा है, इसी पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं, और ये उनको ही हेल्प करेगा जो मतलब लास्ट में लेट्स सपोज लोग पे MCQ नहीं देख पाते हैं, तो ये देख के तुम अपना रिवीजन कर सकते हो। वेयर एक्ट सामने खोल के 3-4 वीडियो तुम मान लो 1 घंटे में निपटा सकते हो। 2x पे लगा के देख लोगे, तुम्हारा तुरंत हो जाएगा ख़त्म। वीडियो ज़रूरी नहीं है कि जो स्पीड में हम बनाए वही देखो, 2x पे लगा के देख लो, 1.5x जैसे तुमको देख सकते हो वैसे लगा के अपना देख लो, सामने वेयर एक्ट रखो, तुम्हारा रिवीजन एकदम धड़ाधड़ होते जाएगा। हम लोग चैप्टर 11 ख़त्म कर दिए, अब चैप्टर 12 का नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।